नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों, मैं सोनार सर। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा दूसरी इकाई इसका दूसरा पाठ 2 लघु कथाएँ देखने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, ये एक पूरक पठन है और इस पूरक पठन में 2 लघु कथाएँ मतलब पहली कंगाल, दूसरी सही उत्तर 2 लघु कथाएँ हम लेने वाले हैं। अब इसके पहले हम इस पाठ का जो परिचय है वो लेंगे। देखिए, कथाकार है नरेंद्र छाबड़ा। ये बहुत ही जाने माने और विख्यात कथाकार है। कहानियों के साथ साथ अपने बहुत सी लघु कथाएँ भी लिखी है। आपकी लघु कथाएँ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ मेरी चुनिंदा लघु कथाएँ। अब इस गद्य संबंधी यहाँ 2 लघु कथाएँ दी है। प्रथम लघु कथा में लेखक ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों में, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते और सामान लेकर चले आते हैं, और इसके उल्टे जब हम फेरी वाले, रेहड़ी वाले, खुमचे वाले, इनसे जब हम सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच को बचना चाहिए, इस सोच से हमें बचना चाहिए। दूसरी लघु कथा में लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य किया है। यहाँ लेखक ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक होता है। अब हम कथा की ओर बढ़ेंगे। अब आप मेरे साथ चलिए। पहली कथा का नाम है कंगाल। कंगाल का अर्थ होता है बिल्कुल गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति और एकदम फटीचर व्यक्ति, जिसके पास पैसा ना हो। शुरुआत करते हैं। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लीजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताएं। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ में आए हुए कुछ जो कठिन शब्द है, इनके अर्थ मैंने यहाँ देने की कोशिश की है। आप उसे आराम से लिख लेना। देखिए, मान लीजिए कि ये लेखक है और गर्मी से बहुत ही परेशान है, क्योंकि उस साल बड़ी भीषण गर्मी पड़ी थी और दिन में तो ऐसा लगता था मानो जैसे दिन अंगारों जैसे तप रहे थे। गर्मी की भीषणता दिखाने के लिए यहाँ पर देखिए 3 शब्द आए हैं, अंगारे, लू और उमस। यानी दिन तो अंगारे जैसे तप रहे थे और रातों में लू चलती थी। लू यानी गर्म हवा चलती थी, और जब हवा बंद हो जाती है तो हवा बंद होने पर महसूस होने वाली जो भीषण गर्मी होती है उसे उमस कहते हैं। तो ये उमस के कारण, लू के कारण जीना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो लेखक ने सोचा कि ये जो लिज यानी बिल्कुल ऐसी घुटन सी महसूस होती है, और हमारे शरीर से जब पसीना निकलता है तो शरीर चिपचिपा हो जाता है। तो ऐसे लीजे और घुटन यानी सांस लेने में तकलीफ़ जब होने लगती है तो उसे घुटन कहते हैं। इस मौसम से थोड़ा राहत पाने के लिए, दिलासा पाने के लिए लेखक ने सोचा कि ज़रा पहाड़ों की यात्रा करें। ये देखिए कितने सुंदर पहाड़ हैं। देखिए, आसमान को छूने वाले ये पहाड़, और बादल मानो इस पहाड़ पर आकर बस गए हो। चारों तरफ हरियाली बिछी हुई है और पहाड़ों को चीरती हुई नीचे ये सड़क भी दिखाई दे रही है। बड़ा ही मनोहर ये दृश्य है।
और लेखक ऐसे ही पहाड़ों की यात्रा पर निकल पड़ा है। और जब लेखक ने 2-3 दिन वहाँ पर यात्रा की तो लेखक के मन को बड़ा आराम लगा, मन को सुकून महसूस होने लगा था, क्योंकि चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य था, हरे भरे पहाड़ थे। और ये हरे भरे पहाड़ जैसे कोई देश का सैनिक होता है, फौजी होता है, सीना तान कर चलता है, ये भी बिल्कुल निर्भय तरीके से ये पहाड़ खड़े थे। यहाँ देखिए आप इस चित्र में बिल्कुल दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, दीर्घता यानी अपनी विशालता, अपनी भव्यता सिद्ध करते ये वृक्ष लेखक ने देखे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते जाना। इन्हें चारों तरफ तो पहाड़ बिछे हुए हैं, वो तो नीरव है यानी शब्द रहित है, लेकिन ऐसे वातावरण में ये जो झरना है ये थोड़ा शोर कर रहा है, जो कि बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो ये सारी बातें हमारे मन को बहलाने के लिए, मन को बदलने के लिए, मन को आराम देने के लिए काफ़ी थी। एक झरना देखिए कितना सुंदर है, ऐसा लग रहा है कि हम उसी झरने के आसपास हम बैठे हैं और उस नज़ारे का आनंद हम ले रहे हैं। तो उसी दिन की बात है, तो देखिए एक बड़ी सुंदर झील है। देखिए चारों तरफ फैले हुए पहाड़ और वहाँ पर एक झील भी है। ये कश्मीर की झील है, मैंने आपको उदाहरण के तौर पर दिखाई है। तो झील के किनारे लेखक टहल रहे थे और उसी समय लेखक के सामने एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भून कर मसाला लगा कर दूँगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? 5 रुपये का। क्या 5 रुपये में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपये में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। तो रहने दो। हम आगे बढ़ गए। देखिए इस चित्र में आप देखिए गरम गरम अंगारों पर, कोयलों पर ये भुट्टे पकाए जा रहे। और जब हम किसी ठंडे पर्वतीय स्थल पर जाते हैं जहाँ पर ठंड की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो कई सारे भुट्टे वाले भुट्टे बेचते हैं। उसे नमक मिर्च मसाला लगाकर खाना बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसा ही एक भुट्टे वाला लेखक के पास आया और भुट्टा देने की बात वो कह रहा है, लेकिन 5 रुपये की जब उसने कीमत बताई तो लेखक कहता है कि नहीं नहीं, ये तो महंगा है, और हमारे यहाँ तो हमारे शहर में 2 रुपये में एक मिलता है और तुम कितना महंगा दे रहे हो। लेकिन भुट्टे वाला ने बताया कि नहीं साहब, हम नहीं दे सकते, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। और लेखक ने इनकार कर दिया और लेखक आगे बढ़ गया। लेकिन बाद में देखिए एकाएक पैर ठिठक गए, लेखक रुक गया और मन में विचार उठा। लेखक अंतर्मुख हो गया और सोचने लगा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक़ रखते हैं, हज़ारों रुपये खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं। ये संवाद आपने देखे होंगे। यहाँ पर लेखक के मन में कैसा विचार उठा कि, और सही है ना, जो पैसे वाले लोग होते हैं उनके पास हज़ारों रुपए होते हैं, लाखों रुपए होते हैं, और अपना शौक़ पूरा करने के लिए वो किसी पर्वतीय स्थल पर चले जाते हैं, वहाँ पर महंगा कमरा लेते हैं, है ना, और बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं। और ये सोचकर कि ये हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है, ये हमारी इज्जत का सवाल है, तो दुकानदार जितना मांगेगा, जितना बिल थमाएगा हाथ में, चाहे दुकानदार हो, चाहे मॉल वाला हो या होटल वाला हो, जितना दाम बोलेगा, ये मनुष्य क्या करता है, अमीर आदमी क्या करता है कि आराम से उतने पैसे दे देता है। और जब किसी गरीब से पाला पड़ता है, किसी सब्जी वाली से पाला पड़ता है, तो वो जितना मांगता है या जितना दाम बताता है, तो हम उसके साथ 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया इसके कारण झिकझिक करते हैं, आनाकानी करते हैं देने में। तो लेखक ने आत्म परीक्षण किया और कहता है कि कितने कंगाल है हम। यानी सामने वाला तो कंगाल है ही, गरीब है ही, लेकिन उससे ज़्यादा शायद हम कंगाल हैं। और उल्टे कदम लौटा और 20 रुपये में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। अब ये 4 भुट्टे देखिए लेखक ने आखिर
लेखक के दिल ने आवाज़ दी, लेखक के मन में कसक सी उठी कि नहीं नहीं, ये मैं भुट्टे वाले के साथ, एक गरीब मनुष्य के साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार कर रहा हूँ। वो भले ही चला गया, लेकिन लेखक ने उसे पुकारा, ए भाई भुट्टे वाले, रुक, ला 4 भुट्टे मुझे दे दे और उसके बदले में ये 20 रुपया ले ले। तो विद्यार्थी मित्रों, कहने का तात्पर्य है कि जब हम किसी गरीब की मदद करते हैं या उससे हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसी दाम में, तो हमें ऐसा लगता है, एक मतलब आत्मिक शांति का अनुभव हमें महसूस होता है। और ये आत्मिक शांति बाज़ार में हज़ारों रुपया देकर भी नहीं मिलती, जो कि लेखक ने आज पाई है। अब हम दूसरी लघु कथा की ओर बढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सही उत्तर। सही उत्तर यानी योग्य उत्तर, समर्पक उत्तर। ये जो कहानी है विद्यार्थी मित्रों, एक युवक की है। ये युवक कैसा है देखिए। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था और साक्षात्कार दे चुका था। साक्षात्कार का मतलब होता है मुलाकात देना, इंटरव्यू देना। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। देखिए, जब कोई युवक पढ़ाई करता है तो कई सारी परीक्षाओं को वो देता है और एक एक परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल करने के लिए या एक प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए उसे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर उसे सफलता मिलती है। देखिए, ये जो निराश युवक है, निराश हो गया है, बिल्कुल ज़िंदगी से परेशान है कि न जाने मैंने इतने सारे प्रमाण पत्र हासिल किए और फाइल में लगाए और ये फाइल लेकर मैं मारा मारा घूम रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन कहीं से मुझे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, नौकरी का बुलावा नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका एकमात्र कारण हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह रिश्वत का बोलबाला। यानी आप तो समझ सकते हैं, आज भी हम देखते हैं समाज में चारों तरफ भ्रष्टाचार और रिश्वत है। भ्रष्टाचार मतलब यानी क्या? भ्रष्ट आचार, गलत आचार। जो काम हमारा सरकारी नियमों के अनुसार या नैतिकता के अनुसार होना चाहिए, वो काम न होना, बल्कि रिश्वत देकर, घूस देकर वो काम हमारा पूरा होता है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि बड़े बड़े नेता वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं और जब उनका भांडा फूटता है तो जेल में सज़ा काटते हुए हमें नज़र आते हैं। तो बस यही एक कारण था कि योग्यता के बावजूद, यानी उसकी काबिलियत होने के बावजूद भी उस युवक को नौकरी नहीं मिल रही थी, उसका चयन नहीं हो पाता था। हर ओर से वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। या यूँ समझ लीजिए कि मन ही मन वो समाज को गालियाँ देता होगा कि समाज में मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुझ पर किसी को दया नहीं आएगी, मुझे नौकरी तो मिलने वाली नहीं है। फिर एक दिन ऐसा भी आया उसके जीवन में, फिर से उसे कहीं से, मतलब उसने आवेदन पत्र दिया होगा, प्रार्थना पत्र दिया होगा और आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब देखिए, अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। इसमें आपको 4 शब्द नज़र आएंगे: देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार और ईमानदारी। मतलब इसके पहले युवक ने जहाँ जहाँ इंटरव्यू दिया था, साक्षात्कार उसके हुए थे, उसने इन बातों पर चर्चा की थी और इन्हीं बातों पर उसने अपने तर्कपूर्ण विचार सामने रखे थे। देश प्रेम बहुत ज़रूरी है हर आदमी के लिए, नैतिकता यानी नीति के अनुसार आचरण, शिष्टाचार यानी शिष्ट ऐसा हमारा आचार जिसमें सभ्यतापूर्ण व्यवहार हमारा होना चाहिए, और ईमानदारी जहाँ पर किसी भी प्रकार की बेईमानी ना हो। और यदि ये 4 बातें हमारे पास है तो नौकरी तो हमें मिलनी चाहिए। इसका महत्व तो सदियों से बना है और बना रहेगा, लेकिन इसके बावजूद भी उसके हिस्से में सफलता नहीं आई थी।
तो साक्षात्कार के लिए निकल पड़ने वाला है। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी राय क्या है, यानी आपका मत क्या है। क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पर इंटरव्यू ली जाती है वहाँ पर बहुत सारे अधिकारी हमारे सामने बैठे हुए होते हैं, वो बड़े ज्ञानी होते हैं। और देखो इस चित्र में आप देख सकते हैं 2 पुरुष और 2 महिलाएं सामने बैठे हुए हैं और इधर एक युवक बैठा हुआ है और अधिकारी उसे तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं और उनके प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर अगर कोई युवक देता है तो उसे नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो उसे सबसे पहले प्रश्न पूछा गया कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है, आपका मत क्या है। देखिए युवक ने क्या उत्तर दिया, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घून की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। बिल्कुल सटीक जवाब उसने दिया है। आपने देखा होगा कि लकड़ी में अगर कोई कीड़ा लग जाए, घुन लग जाए तो लकड़ी अंदर ही अंदर से खोखली हो जाती है, ख़राब हो जाती है। इसीलिए जब तक इस समाज में भ्रष्टाचार रहेगा, है ना, रिश्वतखोरी रहेगी, तब तक समाज की उन्नति नहीं हो पाएगी। समाज अंदर से खोखला हो जाएगा और इससे हमारी सारी सामाजिक व्यवस्था चिंताजनक स्थिति में पहुंच जाएगी। और इसीलिए ये भ्रष्टाचार देश के लिए कलंक है, ये बात उसने बताई। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। ये मुस्कान शायद इस बात का प्रतीक थी कि अधिकारियों को युवक का जवाब पसंद आ गया और वो आगे और जानने के लिए उत्सुक हो उठे। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं, भ्रष्टाचार क्या है, ये तो युवक ने बताया। अब रिश्वत के बारे में उसके मत जानने के लिए वो बेताब थे। उसने बताया, यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं। आपको मालूम है कि जब किसी मित्र का, किसी रिश्तेदार का अगर जन्मदिन है तो हम उसे उपहार देते हैं और ये देने के बाद हमने एक अपना कर्तव्य पूरा किया और हम खुशी महसूस करते हैं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन यहाँ देखिए, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है, तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। देखिए युवक ने क्या बताया, रिश्वत देने से क्या क्या हो सकता है। पहला मुद्दा, रुके हुए कार्य बन सकते हैं, दबी हुई फाइलें बाहर आ सकती है, टलती हुई पदोन्नति यानी प्रमोशन दिया जा सकता है, रोकी गई नौकरी मतलब फिर से किसी को दी जा सकती है। हालांकि ये अच्छा काम है ना, रुका हुआ कार्य पूरा होना, दबी हुई फाइल जो बरसों से पड़ी है वो बाहर आना, और किसी का प्रमोशन अगर रोका गया है तो उसे प्रमोशन दिया जाना, और किसी की नौकरी अगर रोकी गई है उसे दोबारा नौकरी पर लेना। माना कि ये अच्छी बात है, लेकिन ये सारे काम अगर रिश्वत देने से हो रहे तो ये बिल्कुल गलत है। ये रिश्वत देने से नहीं होने चाहिए और इसीलिए मैं इन बातों का समर्थन कतई नहीं कर सकता। ये मेरी पक्की धारणा है, ये मेरा पक्का मत है। ये कहकर वह तेज़ी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी ये भी उसका पक्का मत था, आज तक का उसका अनुभव, कि उसे ये यहाँ पर भी नौकरी मिलने वाली नहीं है, और वो बाहर निकल गया। अब अंदर क्या हलचल हुई देखिए। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद एक दूसरे से उन्होंने सलाह मशवरा किया। युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए, यानी उसकी तारीफ करते हुए उसका चयन कर लिया। हो सकता है कि उन्होंने युवक को आवाज़ दी होगी
कि युवक को बाहर से अंदर बुला लिया और उसे नौकरी दी गई। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं, है ना। कई सारे लोग परेशान हो जाते हैं, कभी कभी गलत रास्ता अपना लेते हैं, जब उनका मन के मुताबिक काम नहीं होता है ना। वो ये सोचते हैं कि मैं ज़िंदगी में सत्य के रास्ते पर हमेशा चलता रहा, फिर भी नाकामयाबी मेरे हाथों आई, तो कभी कभी वो अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर देते हैं। लेकिन युवक ने ऐसा नहीं किया। एक ना एक दिन, मतलब मेरा भी एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे कामयाबी मिलेगी, मुझे नौकरी मिलेगी। इसीलिए यहाँ पर लेखक ने लिखा है, सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन परास्त नहीं, यानी पराजित नहीं। दो लघु कथाओं में ये देखा है। पहली लघु कथा का सबक हमें ये लेना चाहिए कि किसी गरीब की हमें मदद कर देनी चाहिए। किसी न किसी माध्यम से हमारी मानसिकता, हमारी वृत्ति, हमारी सोच जो है झिकझिक करने की गरीब के साथ, वो हमें बदलनी चाहिए। और दूसरी लोक कथा जो है, इसका नाम क्या है, सही उत्तर। हमें आशा का दामन कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उम्मीद कभी हमें छोड़नी नहीं चाहिए। एक ना एक दिन हमें जीत अवश्य हासिल होगी। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो पाठ है वो समाप्त होता है और इसका स्वाध्याय आप अच्छी तरह से लिख पाओगे, ऐसी आशा मैं करूँगा। धन्यवाद।